वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके जो है न्यू मॉडल पेपर के बारे में 2021 के। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपकी परीक्षा रिटन हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही हो, इस वीडियो को देखने के बाद में मतलब इस सेशन को अटेंड करने के बाद में आप जो है एक प्रकार से आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो के अंतर्गत आज बहुत सारे नॉलेज के बारे में आपको पता होनी है और पूरे के पूरे पेपर के बारे में आप जानने वाले हैं। तो वीडियो को यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सेशन को कि अगर आप जुड़ चुके हैं तो अंत तक देखने का प्रयास करें, और वीडियो में बीच बीच में आपको मैं बताता रहता हूँ सारी बातों को, उसको जरूर सुनने का प्रयास करें। और वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपको मजा आएगा, पूरा का पूरा सेशन आप इंजॉय करेंगे, यह मेरा दावा है। और बड़े ही आसानी से एक एक जो है सिद्धांत बहुत सारे हैं इस पेपर के अंतर्गत, उन सभी सिद्धांतों को आपकी अपनी भाषा में, आपकी दैनिक भाषा में, मतलब कि व्यवहारिक भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। चाहे लिखित फॉर्म में आपकी परीक्षा होनी है तो भी अगर आपसे पूछा जाएगा वह सिद्धांत तो बड़ी आसानी से लिख देंगे, और अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है तो बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी बताते हुए आसानी से चलूंगा। बड़े ही आसानी से हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का। पेपर 2 ध्यान रखेंगे, इससे पहले पेपर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है। पेपर 1 का लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, लाइव सेशन हुआ था। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं, मैं जो है आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं और सारे मुद्दे आपके क्लियर करता हूं। ठीक, ऐसे प्रश्नों को इसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा जो कि लगातार एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं। वैसे प्रश्नों को भी हमने समाहित किया है, सब कुछ एक ही वीडियो के अंतर्गत, आज की वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। वही मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमारी वीडियो अभी जो है इससे पहले अपलोड की गई है। विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को अब आपको नहीं याद करना है। जैसे जो परिभाषा आपसे पूछता था तो आप बताते थे कि कैसी परिभाषा दी, मतलब कि इन्होंने क्या परिभाषा दी, मतलब पूछता था कि जो है परिभाषा दीजिए, मान लेते प्रकृति की परिभाषा दीजिए या किसी चीज़ की परिभाषा, विकास क्या होता है, या इसी प्रकार से पूछ लिया सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो आपको विद्वानों के अनुसार परिभाषा लिखनी होती थी, तो वो विद्वान के जो कथन होते थे उन कथन को आप याद करते थे। तो आप उसको याद करने की हमने बता दिया कि उसको याद नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको उसको उनके जो है कथन को पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है, और समझने के बाद में आप अपनी भाषा में उनको लिख सकते हैं, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलें, घमासान ट्री क्या है, ये सभी जो है बीए बीएससी बीकॉम इत्यादि के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो के अंतर्गत है। 15 मिनट की वीडियो, इसको देख लीजिएगा। वहीं आपको और बता दूं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बीए द्वितीय वर्ष की पेपर 1 को और लेकर के न्यू मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। मात्र एक वीडियो में इसके पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को समझाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यह, इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं इस वीडियो के अंतर्गत। एक ही वीडियो के अंतर्गत आप सारे के सारे पूरे मुद्दे को समझ जाएंगे और इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छा लगने लगा विषय वस्तु। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी यानी भूगोल, पेपर 2 और पेपर 1, इन सभी को समझाने का प्रयास किया गया। तो ये बीए तृतीय वर्ष का है और इसको देख लीजिएगा आप जो थर्ड ईयर वाले हैं। वहीं सभी छात्र छात्राओं के लिए लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के छात्राओं के लिए महाखुशखबरी। कहाँ से वो अपने पेपर को पढ़े, 1.5 घंटे की जो परीक्षा होनी है उसको कैसे जो है उसमें आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके लिए हमारी 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से ये वीडियो बहुत हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इन सभी को देखिएगा। गृह विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र जो है बीए द्वितीय वर्ष न्यू मॉडल पेपर 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पर आधारित, इसको भी अपलोड कर दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। इसकी सभी की लाइव क्लासेस हुई हैं रात 9 बजे ही। राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार, इसकी भी क्लास हो चुकी है, इसको देख लेंगे। ये सभी लोगों के अनिवार्य है, चाहे आप जो है ये थर्ड ईयर में भी परीक्षा होती है इसकी और सेकंड ईयर में भी परीक्षा होती है। अब जो है हो सकता है एक ही बार परीक्षा होती थी, चाहे सेकंड ईयर में दे चाहे जो है थर्ड ईयर में दे, लेकिन अब की बार देखो क्या होता है। तो आप इसको जरूर देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की गई है और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया गया। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रश्न आते हैं बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, तीनों में। ये देख लीजिएगा बीए क्या करने से क्या फ़ायदे होते हैं और बीए सही है या बीएससी। आप बीए लिए हैं तो आपको किस प्रकार से लोगों से बचना है और लोगों के जो ताने होते हैं उनको, उन तानों का कैसे जवाब आपको देना है, ये सारे आप यहाँ से सीख सकते हैं। वही राजनीति विज्ञान पेपर 1 को लेकर के भी द्वितीय वर्ष की सीरीज अपलोड हो चुकी है, जो है ये रात 9 बजे वाली सीरीज, इसको देख लीजिएगा। आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे है आपका ये वीडियो है, इसको सभी लोगों ने शायद देखा ही होगा। 1.5 घंटे की परीक्षा में टॉप करने के लिए 25 मिनट आपको देने होंगे। कॉपी लिखने की यहाँ पर शानदार ट्रिक के बारे में आपको बताया गया है। मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आपके सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर एक ही वीडियो के अंतर्गत प्राप्त होंगे। ठीक, वहीं शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र बीए द्वितीय वर्ष की अपलोड हो चुकी है, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक,
अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आप आज का तो फटाफट से वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद में वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि जो है सारे मुद्दे आपके क्लियर होते रहें और मेरे अंदर ऊर्जा आती रहे और मैं उसी ऊर्जा के साथ जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी मेरी ऊर्जा और बढ़ती जाएगी और उसी ऊर्जा के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको रिवीजन एक बार ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपकी परीक्षा जो है 5-6 दिन के अंदर है तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, बड़े आसानी से सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऐड वगैरह आते हैं उस ऐड को आप जो है थोड़ा स्किप मत करिएगा, थोड़ा चल जाने दीजिए और जो 2 ऐड आते हैं उन सभी को देख लीजिए। मतलब ऐड को ऐसे रख दीजिए चला करके, कोई दिक्कत नहीं, उसको देखने से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसी एडिंग के पैसे आते हैं तो थोड़ा बहुत हमारी भी इनकम हो जाएगी। मैं आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ्स वगैरह सब बनाने की प्रोवाइड करता हूं, ताकि आपके एक भी पैसे ना लगें और आप फ्री में सारे कंटेंट को उपलब्ध करवा सकें, मतलब आप तक। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत हमारा मदद करना पड़ेगा। और एक प्रकार से आपको जो एड्स आते हैं उन एड्स को एक प्रकार से ऐसे कि 2 ऐड आते हैं तो दोनों ऐड के लिए आप जो है वीडियो ऐड को पूरा देखें। 3-4-5 मिनट का भी ऐड हो तो उसको मत देखें, लेकिन जो 10-12 सेकंड के 20 सेकंड के ऐड हो उसको तो देख लीजिए। मतलब उसको रख दीजिए थोड़ा सा वॉल्यूम करके, मतलब वॉल्यूम स्लो कर दीजिए और ऐड पूरा देख लीजिए करिए, ठीक। उसी के पैसे मिलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा मेरे भी इनकम हो जाएगी तो अपनी खर्चा चलती रहेगी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। और आप लोगों के लिए फ्री मैं आप लोगों के लाइव क्लासेस, अब इस पे मैं मान लेते हैं पेड कोर्सेस आपके लिए ला दूँ, तो पेड कोर्सेज में क्या होगा, आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो वो मैं नहीं चाहता कि आपकी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च हो। तो आप लोग आसानी से अगर फ्री में पढ़ें आसानी से और थोड़ा बहुत ऐसे कर लेंगे तो ऐड, मतलब जैसे आप 3-4 सेकंड का देख के थोड़ा और देख लेंगे तो उससे क्या होगा, मतलब हो सकता है बेनिफिट थोड़ा हो जाए मुझे। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आप चलते हैं प्रश्नों की ओर, बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को दिखाई पड़ ही गया होगा कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से अगर बात करें तो सोशियोलॉजी के अंतर्गत तमाम सारे जो है मतभेद होते हैं कि इस विश्वविद्यालय में पेपर 1 या है पेपर 2 या है। तो पेपर 1 और 2 से नहीं मतलब है, आपको पेपर का नाम पता होना चाहिए। इस पेपर का नाम जो मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ पेपर 2, इसका नाम है आपका क्या, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, मतलब सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। ध्यान रखेंगे, इसी को सामाजिक विघटन वगैरह भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा करने के लिए, तो ये सारे होंगे। वहीं पर आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो इंडियन सोसाइटी सोशल मुद्दे जो हैं यानी इशूज़ और एंड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स सोशल इशूज़ यानी सामाजिक मुद्दे सामाजिक समस्याएं, इनको लेकर के पेपर 1 से संबंधित वीडियो अपलोड है तो उसको देख लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय में शायद ये उल्टा है थोड़ा सा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न पत्र को आप लोग सही तरीके से कर लीजिएगा। जो यहाँ पर पेपर 1 हो पेपर 2 वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय में, और जो यहाँ पर जो है 2 है वहाँ पर 1 है, इस प्रकार से, ठीक। तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए उत्तर समझते हैं हम कि आखिरकार सामाजिक जो है क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं बड़ी आसानी से। प्रत्येक समाज की क्या होती है, अपनी एक संरचना होती है। ऑब्जेक्टिव मैं अभी इनमें बीच बीच में आपको बनाऊंगा कि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक समाज की एक अपनी क्या होती है, संरचना होती है। अपने व्यवहारिक मूल्य होते हैं सभी समाज के अलग अलग। सामाजिक कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ अपनी विधियाँ होती हैं हर एक समाज की, चाहे कोई भी समाज हो। किसी भी समाज को चलने के लिए एक प्रकार से हर प्रत्येक समाज की एक तो स्ट्रक्चर होता है। कोई भी समाज हो तो उसका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा यानी संरचना होगी। उसका क्या होगा, अपने व्यावसायिक मूल्य होंगे। तो अगला और क्या होगा, उसको कार्यों को संचालित करने के लिए अपनी विधियां होंगी। तो ध्यान रखेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि किसी समाज में निम्न में से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो क्या संरचना, समाज की संरचना ए ऑप्शन में देगा, बी ऑप्शन में देगा आपको व्यवहारिक मूल्य, सी ऑप्शन में देगा कार्य करने की विधियां, ऑप्शन डी में देगा ये सभी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इस संरचना, व्यवहारिक मूल तथा जो कार्य विधियाँ होती हैं जो कि समाज में अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं, में निरंतर क्या होता रहता, परिवर्तन होता रहता। किसमें, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है और सामाजिक कार्यों में परिवर्तन होता है। जब इन सभी में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह बात अलग है मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ समाजों में परिवर्तन जो होता है बहुत ही मंद गति से होता है, तो कुछ समाजों में परिवर्तन जो होता है सामान्य गति से होता है, लेकिन कुछ समाजों में जो परिवर्तन होता है तीव्र गति से होता है। तो आपको ऑप्शन में एग्जाम
से पूछेगा कि किसी समाज में परिवर्तन के रूप हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आपको देगा, ऑप्शन ए में देगा मंद गति से परिवर्तन, ऑप्शन बी में देगा तीव्र गति से परिवर्तन, ऑप्शन सी में देगा समान गति से परिवर्तन, ऑप्शन डी में देगा ये इस सभी प्रकार के परिवर्तन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी प्रकार के परिवर्तन अलग अलग समाजों में होते हैं। हो सकता है कोई समाज आज ज़्यादा डेवलप है और कल को हो सकता है दूसरा समाज क्या हो, उससे अधिक डेवलप हो जाए, या कोई समाज बहुत धीरे धीरे विकास कर रहा है और कोई समाज बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, कोई सामान्य तरीके से विकास कर रहा है जैसे अन्य समाज कर रहे हैं। ठीक, सबके नियम अलग होते हैं, सबके मापदंड अलग होते हैं, सबके जो है कार्य करने की शैलियाँ अलग होती हैं। कि कोई किसी समाज में कोई कार्य करना वैध माना जाता है, हो सकता है वही बगल वाले समाज में वो कार्य करना अवैध माना जाता हो। तो अलग अलग समाजों में अलग अलग नियम, अलग अलग मापदंड होते हैं। ये बातें आपको समझनी होगी। तो आपसे थ्योरी में अगर प्रश्न पूछे कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आप बड़े ही आसानी से 4-6 उदाहरण दे करके अपने इधर उधर समाज के बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रक्रिया को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो यही सारी क्रिया जो हमने आपको बता दी, यही सामाजिक परिवर्तन होता है। जब सामाजिक मापदंडों में, सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक एक प्रकार से मापदंड जो होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, इन सब में जब परिवर्तन होने लगता है तो उसी प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, सामाजिक मूल्यों के माध्यम से बनते हैं, सामाजिक मापदंडों के माध्यम से बनते हैं, समाज में कार्य करने की विधियों के माध्यम से बनते हैं। तो सिंपल और एक भाषा में समझे, जब भी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा, जब भी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा उसके तदुपरांत आपका सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। यह बात आप गांठ बांध लीजिए अपने मन में। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे फ्रेंड्स को, सारे भाइयों बहनों को, सभी को बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, सभी लोगों के पास शेयर करिए ताकि सेशन में मजा आए और मैं ऊर्जा के साथ आपको और पढ़ा सकूं और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैविकीय कारक, व्हाट डू यू मीन? जैविकीय कारक क्या होता है भैया? जैविकीय कारक से क्या मतलब होता है? दूसरा प्रश्न आपके सामने, जैविकीय कारक से आपका क्या तात्पर्य है? देखें, जब भी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछता है तो आपसे यही पूछता है कि आपका क्या तात्पर्य है, ना कि यह जानना चाह रहा है कि विद्वानों ने उसके बारे में क्या कहा है। तो आप अपने विचारों को उस पर रखें, लेकिन ऐसे विचार को ना रखें जो कि एक प्रकार से बच्चों वाले विचार हों। ऐसे विचार रखें जो कि तर्क शक्ति से परिपूर्ण हो। ऐसे विचार रखें जो समन्वयात्मक रूप से हर एक किसी भी संप्रदाय को या फिर किसी भी तरीके की तरफ झुकाव ज़्यादा ना हो, समन्वय हो, मतलब कि ना तो इधर का ना तो उधर का, बीच की चीज़ें आप बताने का प्रयास करें जब भी उत्तर में हो। ठीक, ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं जैविकीय कारक क्या होता है। आखिरकार ये जैविकीय कारक कौन सा? सामाजिक परिवर्तन समाज में होता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है समाज में जो होता है उसके कौन कौन से कारण है, उसमें एक कारण जो होता है जैविकीय कारक होता है। तो वही पूछ रहा है कि जैविकीय कारण जो होता है वो कौन से जैविकीय कारक होते हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे कारक होते हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारक, रेडियो धर्मिक कारण या फिर संचारिक कारण, तमाम प्रकार के कारण होते हैं। उन सभी कारणों को हमने समझा दिया है और प्रॉपरली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इस प्रकार से वीडियोस आपके चैनल पर उपलब्ध है, यानी शुक्ला डी पॉइंट पर प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। उन सभी को देख करके आप एग्जाम्स में चले जाइए। एक भी क्वेश्चन आपसे छूट करके नहीं जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव वाला पूछा जाए, चाहे लिखित वाला पूछा जाए, या दुनिया का कोई भी पैटर्न आ जाए पेपर का, आप एक भी प्रश्न आपसे छूट करके नहीं जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, जैविकीय कारक को समझते हैं। तो जैविकीय कारकों का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब होता है मतलब इसका। तो जैविकीय कारकों से क्या मतलब है? जैविकीय कारकों का अभिप्राय उन परिस्थितियों से होता है जो मानवीय रचना से संबंधित गुणों की प्रभावित करती हैं, फिर गुणों को प्रभावित करती हैं। किससे संबंधित? मानवीय रचना से संबंधित गुणों को प्रभावित करते हैं। कौन? जो जैविकीय कारक होते हैं उन परिस्थितियों से होता है जो कि मानवीय रचना या संबंधों की मतलब कि संबंधित गुणों को प्रभावित करती हैं या जैविकीय प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट होकर के सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाती हैं। इस प्रकार वंशानुक्रम की प्रक्रिया, व्यक्तियों के स्वास्थ्य का स्तर, अनुकूलन की प्रक्रिया, जन्म दर और उसके बाद मृत्यु दर, जनसंख्या का आकार आदि जैविकीय कारकों के रूप में स्पष्ट हो जाता है। जैविकीय कारक क्या होते हैं? जैसे कि पहले जो है हो सकता था किसी समाज में 10 व्यक्ति मर रहे होते हैं,
अब हो सकता है कल को उसी समाज में या फिर 100 साल के बाद में उस समाज में 1 महीने में 10 व्यक्ति मरते थे और उसके बाद में 100 व्यक्ति मरने प्रारंभ हो जाए। तो ये एक प्रकार से समाज में जो परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन? जैविक परिवर्तन। या इसी प्रकार से आपसे जो पूछे, जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है किसी समाज में, हो सकता है कि किसी तरीके से बच्चे मतलब कि एक प्रकार से ऐसे वंशानुक्रम उनका अलग तरीके से हो रहा है, किसी समाज में तेज़ी से वृद्धि हो रही, किसी में कम वृद्धि हो रही है, या तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें, जैसे कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य स्तर, किसी समाज का स्वास्थ्य स्तर जो है बहुत अधिक तरीके से मतलब कि डैमेज हो रहा है, किसी का वृद्धि हो रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें, ऐसे परिवर्तन जो कि जैविकीय कार्य मतलब जैविक चीज़ों से संबंधित होते हैं, उन्हीं के परिवर्तन को मतलब कि एक प्रकार से जो जैविक मतलब होता है कि एक प्रकार से जो सजीव वस्तुओं में परिवर्तन हो और सजीवता के तरीके से परिवर्तन हो। अनुकूलन की प्रक्रिया समझते हैं कि प्रकृति के साथ जैसे जैसे हमने अनुकूलन किया, जैसे प्रकृति के हिसाब से अगर हम अपने आप को ढालेंगे नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, तो प्रकृति हमारा क्या कर देती है? इलिमिनेशन यानी निरसन कर देती है, प्रकृति हमको नष्ट कर देती है। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से जो हम अनुकूलन करते हैं कि पहले हम समाज में क्या करते थे? धोती कुर्ता हिंदू लोग पहनते थे, अंगोछा रखते थे सर पर, मुस्लिम्स लोग जो है कुर्ता पैजामा और उसके बाद में टोपी लगाते थे। आज देखते हैं अब मुस्लिम्स लोग भी पैंट शर्ट कोट पहनने लगे हैं, टाई लगाने लगे हैं। मुस्लिम्स लोग, हिंदू लोग, सभी लोग, सिख लोग, सभी लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें करने लगे हैं, जो कि पाश्चात्य जो है शैली का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये समाज में परिवर्तन हो रहा है। आप पहले मक्की की रोटी खाते थे, मक्के का एक प्रकार से क्या खाते थे? चावल खाते थे। आज आप धान का चावल खाते हैं। या इसी प्रकार से आप पहले आप जो है नल का पानी पीते थे या कुएं का पानी पीते थे, आप जो है नलकूप का पानी पीने लगे। धीरे धीरे आपने टंकी का पानी पीना प्रारंभ कर दिया। आप आज आरओ का पानी पी रहे हैं, जो कि फिल्टर होकर के आ रहा है। या इसी प्रकार से आप समझते हैं फ्रिज वगैरह में पानी लगा करके, पहले लोग जो है पेड़ के नीचे सोते थे हवा खाने के लिए, आप AC लगा कर सोते हैं। तो ये सब कैसा परिवर्तन हो गया आपका? ये सब मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से या जैविकीय परिवर्तन है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन जो हमने बताया जैसे कि AC वगैरह वाला, ये आपका अजैविक परिवर्तन के अंतर्गत भी आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3रा नंबर क्वेश्चन। फटाफट बातें बताइए, समझ में आ रही सारी बातें? अगर समझ में आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत ही आसानी समझने का प्रयास करेंगे। कोई मुद्दा आपको एक प्रकार से डाउट्स नहीं लगेगा, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो कि आपके समझ में ना आए। वंशानुक्रमण से आपका क्या तात्पर्य? वंशानुक्रमण क्या होता है? यह क्या होती? जैविकीय प्रक्रिया होती। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वालों एग्जाम से पूछेगा कि जो है वंशानुक्रमण का मतलब क्या होता है, कि यह कैसी प्रक्रिया है। तो आपसे दे देगा कि जैविकीय प्रक्रिया है, अजैविक प्रक्रिया है, या एक प्रकार से भौतिक प्रक्रिया है। आपको डी में देगा, ये जो है आपको ऑप्शन डी में देगा कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन देंगे या नन ऑफ दीज। तो कैसी प्रक्रिया है वंशानुक्रमण? यह जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। ठीक, जो जनन विद्या के सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो आपसे पूछेगा वंशानुक्रमण किस जो है सिद्धांत पर आधारित होती है? तो जनन विद्या के सिद्धांत पर आधारित होती है। वंशानुक्रमण के सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि बच्चों में अपने माता पिता के विभिन्न गुणों के संचरण रहने की संभावना रहती है, कि जो उनके पिता कैसे हैं, उनकी माता कैसी हैं। तो आप कहते हैं कि लड़का उनकी तरह एकदम से दिख रहा है, लड़की उनकी तरह दिख रही है, तो आप बता देना कि इनके पिता के, इनका कान इससे मैच कर रहा है, उनका मुख जो है उनसे मैच कर रहा है। तो ऐसे आप बता दें नहीं, तो वही के गुण हो, चाहे उनकी शारीरिक लक्षणता हो, वो सारे के सारे आप देखते होंगे कि बच्चों में भी माता पिता के पाए जाते हैं। रूथ बेनेडिक्ट महोदय हैं, वह कहते हैं वंशानुक्रमण की परिभाषा देते हुए कि वंशानुक्रमण का अभिप्राय माता पिता से उनकी संतानों में विभिन्न गुणों का संचरण होने से है। तो क्या बातें किसने कही? रूथ बेनेडिक्ट महोदय ने कहा कि वंशानुक्रमण का मतलब क्या होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वंशानुक्रमण का मतलब कि माता पिता के संतानों में जो माता पिता के जो है गुण हैं, वह एक प्रकार से उनके अंदर अगर समाहित हो जाते हैं, बच्चों के अंदर आ जाते हैं, तो वही क्या है? वंशानुक्रमण है। ऐसा बताया रूथ जो है बेनेडिक्ट महोदय ने। ठीक, अब इनकी भाषा देखिए कितनी कठिन है, हमने आज की वीडियो में यही बताया आपको। देखिए, वंशानुक्रमण का अभिप्राय मतलब माता पिता से उनकी संतानों में विभिन्न गुणों का संचरण होता है। संचरण मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, यानी जो आपके आदान प्रदान, क्या प्रदान ही होता है, आदान क्या होगा? ठीक, तो बच्चा माता पिता के द्वारा जो गुण जो है जाते हैं बच्चों में, वही बातें बता रहे हैं। ठीक, तो इसको अपनी भाषा में आप बता सकते हैं, रूथ बेनेडिक्ट महोदय ने बातें बताई। ठीक, अगले हैं आपके जिस्पर्ट महोदय कहते हैं कि प्रकृति में विभिन्न पीढ़ियों का प्रत्येक कार्य माता पिता से उनके बच्चों में कुछ जैविक तथा मानसिक गुणों का संचारित होना ही वंशानुक्रमण कहलाता है। यह बात भी वही बताते हैं
कौन जो है आपके जिसबर्ट महोदय। ध्यान रखेंगे, तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि प्रकृति में विभिन्न पीढ़ियों का प्रत्येक कार्य माता पिता से उनके बच्चों में कुछ जैविक और मानसिक गुणों का संचारित होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रमण। या किसने कहा, तो जिसबर्ट ने कहा। आपसे पूछे वंशानुक्रमण का अभिप्राय माता पिता से उनकी संतानों में विभिन्न गुणों का संचरण होना है, या किसने कहा, तो रूथ बेनेडिक्ट ने कहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन किसे कहा जाता है, हमने आपको बता ही दिया। अनुकूलन समझिए वैसे, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा करने तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण से क्या करना पड़ता है, अनुकूलन करना आवश्यक होता है। अनुकूलन भौतिक, जैविक तथा सामाजिक होता है। आपसे पूछेगा अनुकूलन होता है, ऑप्शन ए में देगा भौतिक, ऑप्शन बी में देगा जैविक, ऑप्शन डी सी में देगा सामाजिक, और ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अनुकूलन सभी प्रकार के, यानी कि भौतिक, जैविक और सामाजिक तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो भौतिक अनुकूलन का अभिप्राय मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक परिस्थितियों से किए जाने वाले अनुकूलन से होता है, जिसमें व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। कि जैसे परिस्थिति जैसे बदलेगी, प्रकृति जैसे प्रकृति बदले कि हाँ ठंडी आई तो ठंडी के हिसाब से आप भी स्वेटर पहनना प्रारंभ कर देंगे, या फिर प्रकृति के हिसाब से आप भी परिवर्तित होते रहते हैं कि हाँ गर्मी आई तो उसके हिसाब से आपने अपने शरीर को ढाल लिया। आप देखते हैं पशुओं को ठंडी क्यों नहीं लगती, पशुओं को ठंडी लगती है, लेकिन वह जो है अपने शरीर के तापमान को एक प्रकार से बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि वो अपने आप को गर्मी के अनुसार ढलना पड़ा, कि ठंडी के अनुसार वो भी ढल जाते हैं। गर्मी आई तो गर्मी के अनुसार ढल गए, तो इस प्रकार से उनको ठंड या फिर जो है गर्मी का उतना एहसास नहीं होता जितना हमको होता है। हमको चूँकि पता है कि ठंडी में हमको ठंड लगेगी, ठीक, इस प्रकार से तो हम उसकी व्यवस्था स्वेटर वगैरह करके कर लेते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो परिस्थितियों से किए जाने वाले अनुकूलन से होता है, जिसमें मनुष्य की इच्छा हो चाहे ना हो, या परिवर्तन होना है। प्रकृति जो परिवर्तन करती है उसमें हमारी और आपकी कोई इच्छा नहीं। इससे पहले मनुष्य कैसा हुआ करता था, तमाम वनमानुष हुआ करता, धीरे धीरे परिवर्तित होता गया। तो ये क्या है, आज हम जो हमारे सामने आप हैं और हम हैं, इतने अच्छे तरीके से हम आपके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे चेहरे हैं, तो इतना सुंदर सुंदर व्यक्ति जो आए हैं आज हमारे भौतिक परिवेश में, वह क्या पहले थे, नहीं थे ना, एकदम से बंदर की तरीके से थे हम लोग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें अनिच्छा मनुष्य की कोई दिक्कत नहीं है। जैविकीय अनुकूलन एक ऐसी दशा होती है जिसके अनुसार क्या होता है, व्यक्ति अपनी जीव को क्या करता है, व्यक्ति अपनी जीव रचना को इस प्रकार व्यवस्थित रखना चाहता है या रखना आवश्यक होता है कि अस्तित्व के संघर्ष में सफल हो सके। जैविकीय परिस्थितियों से अनुकूलन न कर पाने की स्थिति में प्रकृति मनुष्य का क्या कर देती है, वर्ण कर लेती है, यानी कि इलिमिनेशन कर देती है, निरसन कर देती है। इसी को प्रकृति की प्रवरण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकृति की जो है प्रावरण की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रकृति परवर्ण मतलब कि प्रकृति आपको ख़त्म कर देगी अपने अनुसार ढालने, अगर आप उसके अनुसार नहीं ढले तो आपको ख़त्म कर देगी। ठीक, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। सारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही तो फटाफट से लाइक करें। बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर जो है आप सभी लोग विस्तार से समझ रहे हैं। और भी मेरे प्यारे दोस्तों, और भी सब्जेक्ट जो आप लोग बोल रहे हो कमेंट्स में, वो अभी लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सेकंड पेपर और भी आएगा, साइकोलॉजी की भी देखेंगे भाई। अब उसमें जो है थोड़ा अभी टाइम देना पड़ेगा, और थोड़ा मैं उस पर जो है कार्य कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए भी। ठीक, देखो क्या होता है, कोशिश तो यही कि भाई जल्दी हो जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक की क्या जो है मतलब उपयोगिता है, या फिर किस प्रकार से आर्थिक कारक या आर्थिक कारणों के माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है, यह बातें पूछी जा रही हैं। तो भैया सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण आर्थिक कारक होता है। जब उत्पादन का कार्य हाथ में जो है किया जाता है, कार्य हाथ से किया जाता था, तब क्या होता था, सामाजिक संबंधों का जो है स्वरूप सरल था और परंपरावादी था। कि हाँ जो है ब्राह्मण विद्या अध्ययन करेगा या अध्ययन करवाएगा, क्षत्रिय सबकी रक्षा करेगा, और वैश्य जो होगा क्या करेगा, तमाम प्रकार के व्यवसाय वगैरह करेगा, और शूद्र जो होगा खेती वगैरह करेगा, निम्न प्रकार के और सारे कार्य जो होगी वो करेगा। तो ऐसे में होता क्या था, ऐसे में क्या सामाजिक संबंध आपस में बने रहते थे, और लोग एक प्रकार समाज को दूसरे तरीके से था। आज क्या होगा, इसके बाद जब उत्पादन के कार्य मशीनों के द्वारा होने लगे हैं, तब एक प्रकार से तमाम सारे लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो एक नए श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ है, जो अपने शोषण के कारण पूंजीपतियों से संघर्ष करने लगा। अब आप देखते होंगे साम्यवाद, समाजवाद आपने पढ़ा होगा, शोषितों के प्रति आक्रोश वगैरह आप देखते होंगे। हिंदी में भी जो है प्रगतिवाद जो समय काल रहा है, वह प्रगतिवाद मेरे प्यारे दोस्तों इसी का समय काल रहा, कि उसमें मजदूर वगैरह के प्रति चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। एक जो व्यक्ति धनी है वो धनी होता जा रहा था,
जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब होता जा रहा था। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों यह समाज में परिवर्तन ही हो रहा था, और यह सामाजिक परिवर्तन रुपये पैसे के कारण से हो रहा था, इसीलिए इसको आर्थिक परिवर्तन कहा जाता है। और आर्थिक परिवर्तन की बहुत भूमिका होती है। जब भी रुपये किसी समाज में अगर पैसों की कमी आती है, धन की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है उस समाज में परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है। तो इससे सामाजिक ढांचे और सामाजिक संबंधों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न हुआ। अतः आज किसी भी दूसरे कारक की जो है अपेक्षा आर्थिक कारक जो होता है सामाजिक परिवर्तन का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6वां नंबर, प्रौद्योगिकीय कारक। प्रौद्योगिकी कारक से आपका क्या तात्पर्य है? तो आज नवीन प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जब कभी कोई नया आविष्कार होता है तो इसके क्या होता है, इससे हमारे जीवन में नए सारे अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि स्वयं भारतीय समाज में मशीनों के द्वारा उत्पादन होने के कारण परिणाम स्वरूप हमारे सामाजिक संबंधों, परंपराओं, जाति व्यवस्था, रूढ़वादी विश्वासों और समाज की संरचना में इतने व्यापक परिवर्तन हुए हैं कि कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आखिरकार यह चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। आज हमारे जीवन में कोई भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक संस्था ऐसा नहीं है या ऐसी नहीं है जो तकनीकी विकास के कारण प्रभावित ना हुई हो। आज देखते हैं आप शिक्षा में हो या फिर आप देखते हो पूजा वगैरह या फिर तमाम प्रकार की और चीज़ें जो होती है सब ऑनलाइन करवाई जाने लगी हैं। सब ऑनलाइन आपके समक्ष उपलब्ध है। ये एक प्रकार से कोरोना के कारण से एक प्रकार से क्या हुआ, ये इससे भी सामाजिक परिवर्तन हुआ है। आप देखते हैं लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। व्हाट्सएप पे तो खूब जो है कहेंगे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या फिर हैप्पी बर्थडे, तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ से बोलते हैं। लेकिन अब वो बातें जो वो व्हाट्सएप पे बोलते हैं क्या सामने अगर के सही तरीके से बोलना चाहेंगे, वहाँ से कहेंगे पार्टी दो, क्या जब सामने मिलेंगे तो उतना सही तरीके से नहीं जो है वो मिल पाएगा। तो तमाम इमोशंस जो होते हैं व्हाट्सएप के जरिए आप लोग व्यक्त करने लगे हैं। ऐसे में होगा क्या, धीरे धीरे आने वाली संतानें जो होंगी गूंगी पैदा होंगी। क्यों पैदा होंगी? क्योंकि व्हाट्सएप से चैटिंग करने से होगा क्या, अब आपको जो मन की बातें हैं, अपने मन की बातें जो कि आपको आपकी ज़ुबान से निकलनी चाहिए थी, वही बातें क्या होती हैं, वही बातें मेरे प्यारे दोस्तों आपकी अंतरात्मा में रह जाती हैं। और इसलिए देखते हैं माइंड फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक प्रकार से आप देखते हो कि दिमाग बहुत सभी लोगों का सर दर्द करने लगता है, क्योंकि वह बातें जो आपके मन में चल रही हैं वह निकल नहीं पा रही, हाथों के माध्यम से आप उसको निकाल रहे हैं। जबकि भगवान ने दिया है अपनी बातों को अगर किसी से कहना तो अपने मुख से बोलिए, तो उसको आप हाथों से बयां कर रहे हैं। तो उसमें ऐसे में क्या होगा, जब भी किसी अंग का प्रयोग आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रकृति स्वयं हनन कर देगी, मतलब वह नहीं रह जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीका होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी बातें हमने आपको बताई। चलें आगे बढ़ते हैं। तो प्रौद्योगिकी कारक से यही होता है कि जो है तकनीकी विकास आज हुआ है। आज मैं मोबाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ, कल को था कि नोकिया 1100 आता था, नोकिया 1200 आप देखते थे फ़ोन। आपको अगर छोटा लिखना होता था 3 बार जो है ABCD 5 बार दबाते थे तो वो मिलता था हमको, या इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें होती थी। तो आज देखते हैं आप तमाम प्रकार की, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप सीधे सीधे देख रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं फटाफट से। तो ये सब क्या है, तकनीकी का विकास है। समाज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पहले गुरुकुल में शिक्षा होती थी, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज 2 साल से देख रहे हैं आप समाज में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? 2 साल से आप देख रहे हैं लगातार आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो माता पिता आपको फ़ोन से दूर रखने की प्रेरणा देते थे, रोज़ कहते थे कि आप फ़ोन से दूर रहो, वही माता पिता आपको फ़ोन दे रहे हैं कि हाँ लो पढ़ो बेटा। तो ये क्या है, समाज में सामाजिक परिवर्तन ही तो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। कार्ल मार्क्स महोदय जो कि वर्ग संघर्ष विचारधारा के प्रणेता है, आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछेगा कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया, ठीक। तो यहाँ पर है प्रौद्योगिकी प्रकृति, मतलब प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के कार्य करने का ढंग तथा उत्पादन के उन तरीकों से स्पष्ट करती है। कौन? जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रौद्योगिकी जो होती है प्रकृति के साथ मनुष्य के कार्य करने का ढंग तथा उत्पादन के उन तरीकों को स्पष्ट करती है जिनके द्वारा क्या होता है, जिनके द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है तथा अपने सामाजिक जो संबंध होते हैं उन संबंधों और जो मानसिक धारणाएं होती हैं उन मानसिक धारणाओं के स्वरूप का क्या करता है, निर्धारण करता है। किसके माध्यम से? प्रौद्योगिकी के माध्यम से। प्रकृति के साथ मनुष्य के कार्य करने का ढंग एक प्रकार से उत्पादन के तरीकों से स्पष्ट करती है। कौन? प्रौद्योगिकी। यह बातें किसने बताई? कार्ल मार्क्स ने बताई। वहीं प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करते हुए मैकाइबर और पेज कहते हैं कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों को हम सुगमता से देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी
एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती है, अतः लंबी अवधि तक प्रौद्योगिकी के समाज पर निरंतर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगा सकते हैं हम। साथ ही प्रौद्योगिकी मूर्त तथा योग्य तथा प्रदर्शन के योग्य होती है और इसीलिए प्रौद्योगिकी के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी के बारे में बातें थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। धार्मिक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान रखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहें वीडियो में। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, जितने लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं आप वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी आपको मैं बीच बीच में बताता रहता चलता हूँ, ठीक। तो आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से तैयार होंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन हेतु यंत्रीकरण की क्या भूमिका होती है, समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर उत्तर में देखें, आज इस प्रौद्योगिकी के युग में खोजों तथा आविष्कारों का विशेष महत्व है। वर्तमान समय में मोटर, कार, वायुयान, ट्रैक्टर, जहाज, भाप इंजन, पहिए, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, अणु बम यानी परमाणु बम आदि के आविष्कार ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। छोटे यंत्रों के उपयोग से ही मानव जीवन में विस्तृत तथा अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं, अनापेक्षित परिवर्तन हुए हैं, मतलब अपेक्षित हमने बोल दिया था, अनापेक्षित मतलब जितना हमने अपेक्षा नहीं की थी उससे अधिक परिवर्तन हो चुका है। यंत्रीकरण ने मानव की जीवन विधि तथा विचार पद्धति को ही परिवर्तित कर दिया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यंत्रीकरण आप समझते हैं, जिससे यंत्रीकरण मतलब कि जो आप कार्य पहले हाथों से करते थे वही यंत्रों से, पहले आप हल से, बैल से खेत जोते थे, कुदाल से खेत बनाते थे, आज क्या ट्रैक्टर से, हैरो, कल्टीवेटर चलाते हैं, खेत बनाते हैं, रोटावेटर, ठीक। 9वां प्रश्न देखें, कृषि की नई प्रविधियाँ सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार उत्तरदायी हैं। तो कृषि की नई प्रविधियाँ सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार उत्तरदायी हैं, तो इसको समझने का प्रयास करें, किस प्रकार से कृषि की जो नई प्रविधियाँ हैं सामाजिक परिवर्तन में उत्तरदायी होती हैं। समझें, कृषि में नवीन विधियों का उपयोग जो होता है एक ऐसा औद्योगिक कारक होता है जिससे सामाजिक जीवन में विभिन्न परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। वर्तमान समय में उन्नत बीजों, खादों तथा कीटनाशक दवाओं तथा नए नए कृषि यंत्रों के माध्यम से कृषि उत्पादन की मात्रा तथा गुण में क्या हुई है, वृद्धि हुई दोनों में। साथ ही साथ सिंचाई के उन्नत साधन आए हैं, तमाम प्रकार के सिंचाई के साधन लगे हैं, ट्यूबवेल वगैरह, और इसी प्रकार से नहरों का विकास हो चुका है। इन सभी ने कृषि उत्पादन में एक प्रकार से उसको बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ इसका प्रभाव न केवल मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्य के आर्थिक जीवन पर पड़ा है बल्कि उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ा है। जब मनुष्य का आर्थिक ढांचा परिवर्तित होता है तब सामाजिक ढांचा भी परिवर्तित होता है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जब कृषि में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक कृषि यंत्रों का विकास हो जाएगा तो इससे क्या होगा, व्यक्ति का आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, और जब व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तो व्यक्ति का सामाजिक पक्ष जाहिर सी बात है मजबूत होगा। जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप पंखा जा करके लाएंगे और लगाएंगे, तब आप पेड़ के नीचे लेटना बंद करेंगे पढ़ना, और आप क्या करेंगे, पंखे के नीचे बैठ करके आराम से उसकी हवा लेंगे। तो ये भी तो एक प्रकार सामाजिक परिवर्तन ही हुआ। तो ये बातें आपको समझनी आती आवश्यक है, ठीक। तो ये होती है आपकी कृषि के माध्यम से, अगर कृषि में ज़्यादा विकास होता है तो आप वहाँ समझ सकते हैं। द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इससे क्या होता है, समाज में सामूहिक एकता का पतन हो गया और आज समाज में व्यक्तिवादी भावना का विकास भी हो गया है। किसके कारण से, आज देखते हैं पहले जो लोग, सभी लोगों के कार्य करने के लिए पहले क्या होता था, अगर गेहूं वगैरह सभी का क्या होता था पहले पीटने के लिए या फिर जो है धान वगैरह पिटवाने के लिए एक लोग दूसरे लोग के पास जाते थे, उनका पीटते थे, फिर वो सभी लोग मिलकर के आते थे, दूसरे का धान वगैरह पिटवाते थे, वो उनका धान बुवा लिए तो उनकी रोपाई करवा ली। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के यहाँ जाते थे, उनके सामाजिक संबंध बने रहते थे। आज ना एक दूसरे के यहाँ नहीं लोग जाते हैं, मशीनों के माध्यम से तमाम प्रकार के कार्य हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार सामाजिक नैतिक पतन ही हो रहा है। अगला प्रश्न 10वां नंबर आपके सामने है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन में कहाँ तक उत्तरदायी है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा यानी कि जो इकोनॉमिक जो होता है एक प्रकार से कंपटीशन, वह सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल जो है चेंजमेंट में कहाँ तक ठीक ठाक है। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप ही प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। इससे व्यक्तियों की कार्यकुशलता का भी विकास होता है, लेकिन विकास के साथ साथ क्या होता है, पारस्परिक द्वेष तथा विरोध की भावना में भी अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति विभिन्न व्यक्ति तथा खाद्य समाज विरोधी व्यवहारों के द्वारा भी अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं। लोगों के समाज विरोधी व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए राज्य
द्वारा कानूनों में उपयोगी परिवर्तन किए जाएं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। मान लेते हैं आप कोई व्यक्ति है, देखिए वो 20,000 महीने कमाता है और आप उसके अपेक्षा वही आप उतने योग्य हैं, आप जो है 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम भी 20,000 कमाना के प्रयास करें, तो आप भी उसके लिए मतलब वो काम करना प्रारंभ करेंगे। तो क्या होगा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा हुई लोगों के अंतर्गत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुई। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आप दोनों के संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो आप दोनों के संबंध बिगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार सामाजिक संबंध बिगड़े, सामाजिक संबंध बिगड़ा यानी बदल गया आपका, तो क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन इससे भी हो जाता है। इसी प्रकार तमाम सारे मुद्दे हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला मुद्दा आपका सांस्कृतिक कारक, समझने का प्रयास करें। अगला है सांस्कृतिक कारक। एक ही वीडियो के अंतर्गत आप सब रिवीजन कर लेंगे, एक एक जो है सारे के सारे चैप्टर्स को आप रिवीजन कर रहे हैं। ये सब एक एक चैप्टर है, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, जो है धार्मिक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, ये सब एक एक चैप्टर हैं। ठीक, सांस्कृतिक कारकों की अवधारणा से क्या अभिप्राय होता है। सांस्कृतिक कारक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करते हैं। वास्तविकता में संस्कृति जो होती है मनुष्य का वह पर्यावरण होता है जिसका निर्माण स्वयं मनुष्य के द्वारा किया जाता है। हम जितने व्यवहार के ढंगों यानी आदत जितनी है, आपकी विश्वास हैं, परंपराएं हैं आदि से घिरे हुए होते हैं, निश्चय ही हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करने में सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृति क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। हो सकता है आपके दादाजी जो कार्य किया करते थे वो कार्य आपके पिताजी ने ना किया हो, या जो कार्य आपके पिताजी करते थे वो कार्य आप ना किए हों, या फिर जिनका जैसा स्वभाव आपके दादा का था वैसा आपके पिताजी का नहीं होगा, और जैसा आपके पिताजी का स्वभाव था हो सकता है वैसा स्वभाव आपका ना हो। एकदम से कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो संस्कृति क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपकी हस्तांतरित होती है और इस प्रकार से उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो सांस्कृतिक कारक किसी में भूमिका निभाते हैं परिवर्तन करने में। आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने लोग नए नए जुड़े हैं हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, सारे मुद्दे आपको समझ में आ रहे होंगे, या मैं जो है आशा करता हूँ, आई होप बिल्कुल आप सभी लोग समझ में आ रहे होंगी बातें। अगला है 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने, सामाजिक परिवर्तन में नवाचार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नवाचार मतलब होता है नवीनता, न्यू चीज़ें। ठीक, तो समझिए इसको। सांस्कृतिक कारकों में नवाचार की अहम भूमिका होती है। नवाचार का अभिप्राय किसी ऐसे विचार या व्यवहार या फिर वस्तु से होता है जो प्रचलित रूप से भिन्न होती हैं। अर्थात नवाचार का अर्थ कार्य, विचार तथा व्यवहार करने के उस नए तरीके से होता है जिससे प्रोत्साहन करने में व्यक्ति की जीवन विधि तथा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। नए विचार और विश्वास हमारे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं, तभी नवाचार हमारे जीवन पर एक प्रमुख सांस्कृतिक कारक के प्रभाव को स्पष्ट करता है। अतः आज नवाचार मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने की प्रेरणा देते हैं। आप देखते होंगे किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है पहले की संस्कृति और आज की संस्कृति में। अगला प्रश्न देखें आप, जननांकीय कारक सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव डालते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं जनसंख्या बहुत है तो कहीं पर अत्यधिक जो है सीमित जनसंख्या है। कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व मतलब कि घनी आबादी है। वो कहीं जगह पर आप देखेंगे भूमि खाली पड़ी हुई है। तो किसी क्षेत्र में आप देखेंगे जनसंख्या जो है स्वस्थ है और कहीं पर जनसंख्या क्या है, बहुत बीमारियों से ग्रस्त है। तो कुछ प्रदेशों में आप देखेंगे जनसंख्या जो है कुछ प्रदेशों की जनसंख्या तथा वहाँ के निवासियों की प्रजनन क्षमता अधिक होती है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की। और जहाँ पर तो लेकिन कुछ स्थानों पर क्या जनसंख्या की जनन दर क्या होती है, बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है। मतलब कि तात्पर्य इसका यह है कि जनसंख्याओं की विशेषताओं के अनुसार ही सामाजिक संगठन को एक विशेष रूप प्राप्त होता है तथा उसी के अनुसार सामाजिक ढांचे का भी निर्माण होता है, सामाजिक संरचना का भी निर्माण होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां नंबर आ चुका है, सांस्कृतिक विलंबना के अभिप्राय को समझाइए। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब होता है, इसको बताने का प्रयास करें। तो भौतिक संस्कृति जो है उसे कहा जाता है, भौतिक संस्कृति उसे कहा जाता है जिसका एक मूर्त रूप होता है। तो आपसे पूछेगा भौतिक संस्कृति का रूप कैसा होता है, मूर्त होता है, अमूर्त होता है, तो आप बताएंगे मूर्त होता है। इसमें उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जिनका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है तथा उनका उपयोग करता है। ध्यान रखेंगे सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है, यही चीज़ें होती हैं। इसके ठीक विपरीत जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने अभी बताई भौतिक संस्कृति, इसके ठीक विपरीत अभौतिक संस्कृति का कोई स्थूल रूप नहीं होता, मतलब यह अमूर्त रूप होता है अभौतिक संस्कृति। जब दोनों संस्कृतियों में से एक दूसरे वर्ग की अपेक्षा परिवर्तन हो जाता है
तो ऐसी परिस्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। इस प्रकार समाज में असंतुलन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही परिस्थिति सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण होती है। कोई समाज हो, दो समाज हो, दोनों समाजों में किसी में सामाजिक जो है एक प्रकार से जो है अभौतिक संस्कृति का जो है विकास हो, किसी में जो है भौतिक संस्कृति का विकास हो, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों में एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी और एक जो है स्थूल रूप होगा, एक का जो है एक प्रकार से स्थूल रूप नहीं होगा। तो दोनों में जाहिर सी बात है तमाम सारे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और उसके बाद में होगा क्या, संस्कृति क्या हो जाएगी, एक प्रकार से दोनों संस्कृतियों में से एक दूसरे की अपेक्षा अधिक परिवर्तित देखा जाएगा कि ये ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और इससे एक प्रकार से सांस्कृतिक पिछड़ापन इसे हम कह सकते हैं या फिर इसी को हम सांस्कृतिक विलंबना कह सकते हैं। तो आपसे पूछेगा सांस्कृतिक पिछड़ापन का सामाजिक रूप है, तो अब सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक विलंबना को हम किस नाम से जानते हैं, सांस्कृतिक पिछड़ापन के नाम से जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोरोडोगनी के सिद्धांत को समझाइए। कोरोडोगनी का सिद्धांत क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को जैवीय अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से सुने, आपसे ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जैविकीय अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो कोरोडोगनी ने दिया। किसने दिया है, कोरोडोगनी ने दिया है और के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कोरोडोगनी के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है। गिनी ने जनसंख्या में होने के परिवर्तन की तुलना मानव के गिनी एक व्यक्ति हैं, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तुलना मानव के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से की है। गिनी के अनुसार प्रथम अवस्था में प्रजनन दर अधिक होती है। तो आपसे पूछेगा गिनी के अनुसार प्रथम अवस्था में प्रजनन दर कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। जबकि द्वितीय अवस्था में आर्थिक लाभ, आर्थिक तथा सामाजिक विकास जो है होता है, उसके परिणाम स्वरूप प्रजनन दर क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और तृतीय अवस्था जो होती है उसमें जैसे जैसे समाज में आर्थिक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे समाज में प्रजनन दर और कम होने लगती है। चौथी अवस्था में जनसंख्या अधिक कम हो जाने के कारण से क्या होता है, समाज कमज़ोर होने लगता है। और गिनी ने अभी स्पष्ट किया कि ये सभी अवस्थाएं एक चक्र के रूप में मानव जीवन को प्रभावित करते रहती हैं, मतलब कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था, ऐसे कार्यक्रम चलता रहता है। पहले अवस्था में क्या होता है, प्रजनन दर क्या होती है, अधिक होती है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के परिणाम स्वरूप प्रजनन दर कम हो जाती है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, जैसे जैसे समाज में आर्थिक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे समाज में प्रजनन दर जो होती है कम होने लगती है। चौथी अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या अधिक कम हो जाने के कारण से समाज कमज़ोर होने लगता है। यह बातें किसने बताई, ये सारी बातें गिनी महोदय ने बताई। और कहीं ना कहीं पे ये सिद्धांत कहीं ना कहीं पे किससे संबंध रखता है, या सिद्धांत किसने दिया है, सिद्धांत इसको दिया था किसने, कोरो जो है डोगनी महोदय ने दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जो है कोरोडोगनी इनका पूरा नाम है, गिनी महोदय का पूरा नाम क्या नाम है, कोरोडोगनी, ध्यान रखेंगे। तो कोरोडो इनके आगे काट देते हैं तो इसीलिए इनको गिनी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हर्बर्ट स्पेंसर, सभी लोग जानते होंगे, समाज का सार्वभौमिक सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को संक्षेप में बताइए, आखिरकार हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया, क्या बताया, कि व्यक्तियों की सुख सुविधाओं तथा शिक्षा तथा जीवन के स्तर में जब वृद्धि होती है तो जन्म दर अपने आप कम होने लगती है। इसी प्रकार यदि जब व्यक्तिगत क्या इन्होंने कहा कि इसी प्रकार यदि व्यक्तिगत अधिक होगा तो प्रजनन दर कम होगी। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। तो जब व्यक्ति पर्सनल होगा यानी कि खुद के बारे में सोचेगा तो प्रजनन दर कम होगी। इसके विपरीत यदि प्रजनन दर अधिक हो जाएगी तो व्यक्तिगत विकास का स्तर भी कम हो जाएगा। अगर ये सोचे व्यक्ति कि हाँ एक ही बच्चा हो मेरे पास तो उसका विकास जल्दी करें, तो एक प्रकार से वह जो है कम करेगा बच्चे को। एक प्रकार अगर ज़्यादा सोचेगा कि नहीं, ज़्यादा अगर हो गए, प्रजनन दर अधिक मात्रा में अगर किया तो उसके माध्यम से अधिक मात्रा में जो है उसकी संतान उत्पन्न होगी, तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो जाएगा और जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये कहते हैं कि जब व्यक्ति व्यक्तिगत अधिक जो है विकास का, इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति व्यक्तिगत अधिक होगा तो प्रजनन दर क्या होगी, कम होगी। इसके ठीक विपरीत यदि प्रजनन दर अधिक हो जाएगी तो व्यक्तिगत विकास का स्तर भी कम हो जाएगा। उस विकासीय सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने यह स्पष्ट किया कि जो प्राणी जितने
छोटे होते हैं उनमें प्रजनन दर उतनी ही अधिक होती है। किसने बताई इसको? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो क्या बता, आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम्स में कि जो प्राणी जितने छोटी होती हैं उनमें प्रजनन दर उतनी ही, आपको ऑप्शन में मतलब चीना खींच देगा, और ऑप्शन ए में देगा बढ़ती मतलब ज़्यादा होती है, आपको ऑप्शन में देगा कम होती है, ऑप्शन में देगा कि सामान्य होती है, ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अधिक होती है। ठीक, ध्यान रखिए। क्या किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मानव के शारीरिक विकास में वृद्धि होने के कारण से वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। ध्यान रखेंगे। तो मानव के शारीरिक विकास में वृद्धि होने से क्या हो जाता है के कारण से वह अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी प्रजनन दर में भी कमी आ जाती है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, शारीरिक विकास जब व्यक्ति का हो जाता है तो प्रजनन दर की भी क्षमता जो है मतलब एक प्रकार से प्रजनन दर में कमी आ जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जो व्यक्ति जितने छोटे होते हैं उन्हें प्रजनन दर अधिक मात्रा में होती है, ऐसा किसने बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। आगे बढ़ते हैं। हेनरी जॉर्ज। हेनरी जॉर्ज के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। हेनरी जॉर्ज का मानना है कि जनसंख्या की वृद्धि तथा ह्रास का सीधा संबंध किससे होता है? मनुष्य के बौद्धिक विकास से होता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जनसंख्या की वृद्धि तथा कमी का सीधा संबंध किससे है? तो मनुष्य के बौद्धिक विकास से है। आपसे एग्जाम में इसके विपरीत पूछ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि तथा ह्रास का सीधा संबंध मनुष्य के बौद्धिक विकास से है। यह कथन किसका है? तो हेनरी जॉर्ज महोदय का है। ध्यान रखेंगे। तो जब देश के आर्थिक संसाधनों पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार ना होकर के अधिकांश लोगों का जीवन उपार्जन की सुविधाएं मिलने लगती हैं, कि जीवन जीने की सुविधाएं मिलने लगती हैं, तो उन्हें अपने बौद्धिक स्तर में सुधार करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सामाजिक समायोजन बढ़ता है तथा लोगों के जीवन स्तर तथा बौद्धिक स्तर में सुधार होने के कारण से जनसंख्या की संभावनाओं का समाधान स्वतः होने लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक उद्विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक जो है उद्विकास। सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज की संरचना, उसके कार्यों, पारस्परिक संबंधों या विचारों में परिवर्तन से होता है, जबकि जो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा होती है समाज की संरचना व कार्यों में परिवर्तन से होता है। पहले के समाज की संरचना सरल थी, उसमें कार्य सरल थे। आज के समाज की संरचना और कार्य जटिल हैं। सामाजिक परिवर्तन विभिन्न कारकों का परिणाम होता है, जबकि सामाजिक उद्विकास किसी कारक का परिणाम नहीं होता। सामाजिक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। तो उद्विकास क्या होता है? घटते से बढ़ते क्रम में होता है। ध्यान रखेंगे। उद्विकास आप देखते होंगे कि पहले आप जो है बानर थे, वानर से इस समय मनुष्य की जो प्रक्रिया बनी है या उद्विकास के तदुपरांत ही बनी है। तो उद्विकास की प्रक्रिया मनुष्य के विकास को हम कह सकते हैं। लेकिन प्रगति कैसी होती समाज में? हो सकता है कोई समाज आगे की ओर बढ़ रहा हो सकता है कोई समाज नीचे की ओर बढ़ रहा हो। ठीक, तो दोनों प्रकार से किसी समाज में बढ़ सकता है, तो इसको आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर हमने आपको बता ही दिया, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद्विकास हमने बताया था। अब उद्विकास 19 नंबर देखें, उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर होता है? उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर होता है? हमने वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन और जो है उद्विकास के बारे में अंतर पढ़ा। समझें यहाँ पर उद्विकास में वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि जो है किसमें वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? उद्विकास, प्रगति आपको और इसमें भी दे देगा जो है सामाजिक परिवर्तन। तो किसमें? उद्विकास में। और जाता है तो प्रगति में। प्रगति में किसका? नैतिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। तो उद्विकास क्या? वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उद्विकास में। नैतिक तथ्यों का किसमें? नैतिक दृष्टिकोण का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रगति में। ठीक, उद्विकास एक कैसी प्रक्रिया? तटस्थ प्रक्रिया होती है जो समाज में घटित होती है। तो यह जो उद्विकास होता है समाज में घटित होती है और एक तटस्थ प्रक्रिया होती है, जबकि प्रगति समाज के मूल्यों पर आधारित प्रक्रिया होती है, कि समाज पर ही जो है एक प्रकार से आधारित होगी और समाज में ही प्रगति होगी। लेकिन जो विकास होता है यह समाज में घटित होता है और हो सकता है या जो है किसी अन्य समाज में भी मतलब घटित हो या अन्य भी कहीं स्थान पर घटित हो सकता है। उद्विकास किसी भी दशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन है, यह स्थिति उत्थान की हो सकती है या अवनति की हो सकती है। उद्विकास किसी भी दशा में परिवर्तन है या स्थिति उत्थान की भी हो सकती है और या अवनति की भी हो सकती है। अवनति निरंतर स्थिति की ओर, अवनति निरंतर क्या होती है? स्थिति की ओर ले जाती है। तो प्रगति अच्छाई की ओर परिवर्तन होता है।
ध्यान रखेंगे प्रगति जो होती है हमने उसमें बताया था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन हमने शायद जो है इससे पहले आपसे बोल दिया है कि सामाजिक परिवर्तन मतलब सामाजिक परिवर्तन के बारे में बता रहा था, और सामाजिक परिवर्तन के मुझसे मेरे मुख से प्रगति निकल गया होगा कि प्रगति जो होती है जो है कैसी होती है, एक क्रम में होती है, मतलब केवल एक प्रकार से हमने आपको बता दिया होगा कि प्रगति और विकास को लेकर के। तो यहाँ पर समझें विकास जो होता है या जो है सीधे दिशा में भी होता है, और एक प्रकार से मतलब उन्नति और अवनति मतलब कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और जो प्रगति होती है मेरे प्यारे दोस्तों या अच्छाई की ओर परिवर्तन होती है। तो आपसे पूछेगा अच्छाई की ओर परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं अच्छाई की ओर परिवर्तन को हम उद्विकास कहते हैं या फिर प्रगति कहते हैं, तो प्रगति कहते हैं। जबकि जो है अच्छाई की ओर या बुराई की ओर दोनों तरीके से परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहते हैं उद्विकास कहते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा जो है इधर हो गया था बातें, मतलब उसमें हम थोड़ा कन्फ्यूज़ क्या मतलब उसमें थोड़ा हमें लगा कि विकास वहाँ पर आ गया है, मतलब प्रगति में पूछ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। प्रगति को परिभाषित कीजिए, प्रगति क्या होती है, प्रगति को परिभाषित कीजिए। समाज द्वारा निर्धारित आदर्शों और मूल्यों को समक्ष रख करके परिवर्तन किए जाते हैं तथा जो समाज की दृष्टि में हितकर हो उसे हम प्रगति कहा जाता है। तो जो समाज के मतलब कि समाज की दृष्टि से हितकर होता है उसे हम सामाजिक प्रगति कहते हैं। एलएफ जो है वार्ड महोदय कहते हैं, वार्ड जिनको कहा जाता है, प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि उत्पन्न करती है। तो आपसे एग्जाम्स में सीधा यह प्रश्न जरूर बनेगा कि प्रगति वह है जो मनुष्य सुख में वृद्धि करती है। तो मनुष्य के सुख में कौन वृद्धि करती है, प्रगति करती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मतलब कि जो है अच्छाई की ओर परिवर्तन ही क्या है, तो प्रगति है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने 21 नंबर है, औद्योगिकरण किसे कहा जाता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब हाथ से निर्मित वस्तुओं की जगह मतलब मशीनों द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा तो इसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। बृहद रूप से औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का बड़ी मात्रा में हम उत्पादन करके प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं, यही औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण की कोई 4 विशेषताएं बताइए, आपसे पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो फटाफट से बताने का प्रयास करें कि हाँ सर वीडियो में मज़ा आ रहा है। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। औद्योगिकरण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता औद्योगिकरण की क्या है कि औद्योगिकरण का संबंध उत्पादन की प्रक्रिया से होता है। क्या, औद्योगिकरण का संबंध उत्पादन की प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण में हाथों के स्थान पर मशीनों द्वारा काम किया जाता है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिकरण के अंतर्गत नए उद्योगों की स्थापना की जाती है। औद्योगिकरण के मतलब में उत्पादन अधिक और तीव्र गति से किया जाता है। तो औद्योगिकरण में क्या होता है कि इससे उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है और तीव्र गति से किया जाता है। ठीक, तो औद्योगिकरण से क्या होता है, नगरीकरण को भी विकास होता है। नगरीकरण बढ़ने का कार्य क्या है, अगर भारत में नगरीकरण बढ़ा है तो किससे बढ़ा भैया, औद्योगिकरण से बढ़ा है। जब किसी क्षेत्र में उद्योगों का विकास होगा तो वहाँ पर लोग बसना प्रारंभ कर देंगे, इसके कारण से वहाँ पर नगरों का यानी कि जन घनत्व तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या का जमाव हो जाएगा। और जब जनसंख्या का जमाव हो जाएगा तो उसी स्थान पर क्या होगा, लोग बसना प्रारंभ कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा वह मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहीं पर नगरीकरण की व्यवस्था हो जाएगी। भारत में औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, तो भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, परंतु यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उद्योगों की तीव्र गति में विकास हुआ है। जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जहाँ सन 1901 ईस्वी में भारत में 10.84% नगरीय जनसंख्या थी, वहीं यह प्रतिशत बढ़कर के 2011 ईस्वी में 31.6% हो गया है। भारत सरकार में सन 1981 ईस्वी में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो है नगरों की संख्या 12 थी, लेकिन 2011 में यह जनसंख्या बढ़ करके जो है 53 हो गई है। ध्यान रखेंगे 53 शहर ऐसे हैं जो कि 10 लाख जनसंख्या से ऊपर हैं। इसी प्रकार भारत में औद्योगिक श्रमिकों तथा कारखानों की संख्या में तीव्र गति वृद्धि हुई है, जिसके कारण से जब औद्योगिकरण को विकास, ध्यान रखेंगे जिस देश में उद्योगों की मात्रा जितनी अधिक होगी वहाँ पर नगरों का विकास उतनी ही अधिक मात्रा में होगा। आपसे पूछेगा कि नगरीकरण का संबंध किससे होता है, औद्योगिकरण से होता है। औद्योगिकरण का संबंध किससे होता है, नगरीकरण से होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक, आपके से डाटा वगैरह जो दिया यहाँ से पूछ सकता है कि भारत में कितने ऐसे जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने ऐसे शहर हैं कि जो 10 लाख जनसंख्या से ऊपर हैं, तो 53 है। ध्यान रखेंगे। और 2000 जो है ये कहते 12 थे कब, तो 1981 ईस्वी के हिसाब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न।
औद्योगिकरण के फलस्वरूप किस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है। तो औद्योगिकरण के विकास के फलस्वरूप यातायात तथा संचार के साधनों का विकास हुआ। यातायात मतलब होता है आने जाने की सुविधाएं, संचार मतलब होता है फ़ोन वगैरह, जो रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, ये सारी चीज़ें। नवीन संसाधनों के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में पारस्परिक मधुर संबंध स्थापित किए, उनमें एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ी तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ। एक दूसरे की संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि को अपनाने लगे लोग। यही प्रमुख कारण है कि औद्योगिक केंद्रों में विभिन्न संस्कृतियों का समावेश हुआ। इससे सांस्कृतिक वैमनस्यता देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नगरीकरण क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। थॉमसन महोदय कहते हैं कि व्यक्तियों का मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से कृषि कार्य में लगे हुए समुदायों, दूसरे सामान्यतया बड़े या अन्य समुदायों में जिनकी क्रियाएं मुख्य रूप से सरकार के उत्पादन या उसी से संबंध स्वार्थों पर केंद्रित होती है, गमन ही नगरीकरण कहलाता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गांव में रहता हो, जो जिसका संबंध कृषि से हो, लेकिन वह व्यक्ति क्या हो, कुछ किन्हीं कारणों के बस में क्या हो जाए, किसी ऐसे कार्य की तलाश में कहीं पर चला जाए जो कि सरकार के कार्यों से संबंध हो या किसी प्राइवेट सेक्टर से संबंध हो। अगर वहाँ पर जाकर के कार्य करने लगता है तो उसी को हम नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, किसने बताया इसको? थॉमसन महोदय ने। जबकि डेविस महोदय कहते हैं, समझ में आ रही बातें मेरे प्यारे दोस्त? चलें आगे बढ़ते हैं। डेविस कहते हैं कि नगरीकरण क्या होता है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है या परिवर्तन का वह चक्र होता है जिसमें कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। तो हमने बताया जहाँ पर औद्योगिक समाज में परिवर्तन होगा, औद्योगिक समाज जितने अधिक होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो उद्योगों का विकास नगरीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया होती है या परिवर्तन का वह चक्र होती है जिसमें कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तन होता है। यह कथन किसका? तो डेविस महोदय का है। डेविस का अपर्दन चक्र आपने सुना होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अपर्दन चक्र का सिद्धांत किसने? डेविस ने। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर है, नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारक कहाँ देखिए यहाँ पर, नगरों में मशीनों द्वारा उत्पादन होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प जो हाथों से किए जाते थे या फिर छोटे जो उद्योग थे वह नष्ट होने लगे। गाँव में जो भूमिहीन किसान थे वे नगरों की ओर जाने लगे, उद्योगों में मजदूरों के रूप में कार्य करने लगे। इससे नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, पानी तथा सुरक्षा की अधिक व्यवस्थाएं या सुविधाएं होती हैं। इन सुविधाओं के फलस्वरूप गाँव में ही रहने वाले व्यक्तियों के लिए नगर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक रूप से गांव में रहने वाले संपन्न परिवारों के व्यक्ति अपने लिए नगरीय जो है जीवन को ही अच्छा मानने लगे हैं। तो ऐसे में शहरों में अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं बच्चों के पठन पाठन के लिए या तमाम प्रकार की चीज़ें के लिए। इसलिए जो है लोग वहाँ पर बस करके अच्छे तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं और स्वयं ही जीवन के समस्त, जैसे यहाँ पर गाँव में देखेंगे लाइट जो है बहुत अधिक मात्रा में कटेगी। ठीक, तो लेकिन वहाँ पर शहर में लाइट कहाँ कटती है जल्दी, यहाँ पर ख़राब हो जाएगी, 10-10 दिन लाइटें नहीं बनेंगी, लेकिन वहाँ पर तुरंत बन जाती है। तो ये तमाम सारी सुविधाएं जिसके कारण से लोग नगरों में जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा प्रश्न आ चुका है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में अंतर बताइए। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में क्या अंतर होता है। औद्योगिकरण का जन्म जो है उत्पादन प्रणाली से होता है। तो आपके ऑप्शन एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, औद्योगिकरण का संबंध होता है किससे, उत्पादन प्रणाली से, और ऑप्शन 2-3 दे देगा तो किससे होता है, उत्पादन प्रणाली से होता है, जिसमें उत्पादन कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। आर्थिक वृद्धि से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। जबकि जो नगरीकरण होता है नगरीय बनने की एक क्रिया होती है, जिसका संबंध किससे होता है, एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली, रहन सहन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आर्थिक जीवन से होता है जो नगर में निवास करने वाले लोगों में पाया जाता है। औद्योगिकरण जो होता है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया एक समुचित प्रक्रिया होती है या संकुचित प्रक्रिया होती है, जिसका संबंध केवल उत्पादन प्रणाली से ही होता है। जबकि जो नगरीय प्रक्रिया होती है एक विस्तृत प्रक्रिया होती है, जिसका संबंध क्या होता है, संस्कृति से होता है, धर्म से होता है, अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक जीवन शैली से होता है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि नगरीकरण की प्रक्रिया का जो है संबंध किससे होता है, तो संस्कृति से भी होता है, धर्म से होता है, अर्थव्यवस्था से होता है, राजनीतिक जीवन से भी होता है, सभी से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन। क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन। ठीक, ध्यान रखेंगे। यस्सी दुबे महोदय कहते हैं, भारत के बढ़िया समाजशास्त्री हैं, यस्सी दुबे महोदय कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया होती है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था से प्रौद्योगिकी के किन्हीं जटिल प्रारूपों तथा उनसे जुड़ी हुई सामाजिक जो संरचना होती हैं उनके फलस्वरूप मूल्यों, प्रेरणाओं एवं सामाजिक जो आदर्श होते हैं, नियम होते
होते हैं उनकी ओर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। वहीं जो है SN मतलब मतलब कि इसने कहा, ईजनटार्ड महोदय ने कहा, इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप में आधुनिकीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जो पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में विकसित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताओं की ओर उन्मुख होती है। मतलब वहाँ पर जिस प्रकार समाज है वैसी समाज को लोग बनना चाहते हैं कि हाँ अमेरिका में लोग इस तरीके से कार्य करते हैं तो हमारे लोग भी ऐसे कार्य करते, तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार से वो चीज़ें होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके सामने। आधुनिकीकरण का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारत के नगरीय समुदाय को ही नहीं बल्कि ग्रामीण समुदाय को भी प्रभावित किया है। भारत में आधुनिकीकरण का जो है प्रभाव आप देख सकते हैं। जो शुभारंभ हुआ था इसका कब हुआ था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। शुभारंभ औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिक वैज्ञानिक प्रगति, नगरीकरण का प्रसार, नवीन शिक्षा पद्धतियों के द्वारा हुआ। नगरों के साथ बढ़ते हुए संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए विचारों का प्रवेश होने लगा। टेलीविज़न, रेडियो, फ़ोन माध्यम, तमाम सारी मतलब कि प्रौद्योगिकी कारकों का जो है एक प्रकार से विस्तार हो, जिसके कारण से सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, आप देखने का प्रयास करें। 30वां नंबर प्रश्न है आधुनिकीकरण का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आधुनिकीकरण ने राजनीति को अधिक प्रभावी ढंग से परिवर्तित किया है। इसीलिए हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रचलन हुआ, जिससे प्राचीन भारत में प्रचलित राजतंत्र का विघटन होकर के प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर जो है आधारित सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव हो सका। आज सत्ता ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं राज्य सरकारों के हाथों में आ गई हैं। इतना ही नहीं, भारत की जनता में इतनी जागरूकता पैदा हुई है कि उसके मन में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र गति से विकसित हो गई है। आधुनिकीकरण का ही यह प्रभाव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शहर और राज्य की ही नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता की बात करता है, अपने राष्ट्र के बारे में बात करता है तथा राष्ट्र पर अपने प्राण बलिदान करने के लिए जागृत होता है। ये भरा नहीं है जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करें एक बार फटाफट से और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हाँ, क्लास आपकी जो है अभी 45 क्वेश्चंस की क्लास है। 45 क्वेश्चन, 31 नंबर प्रश्न पहुँचे हैं। अभी इसके बाद में लास्ट 45 क्वेश्चन कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंतर्गत हैं। ठीक, अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण क्या होता है? परिभाषित कीजिए। संस्कृतिकरण एक ऐसी मानवीय व्यवहारों की प्रक्रिया होती है। तो मानवीय व्यवहारों की प्रक्रिया क्या होती है? संस्कृतिकरण होती है। जिससे क्या होता है, जिसमें निम्न जातियों के सदस्य उच्च जातियों के द्वारा अपनाए गए नियमों, खान पान की पद्धतियों, वस्त्र व अन्य व्यवहार की पद्धतियों को अपनाने मतलब अपने व्यवहार में लाते हैं। वे अपने जातीय नियम एवं परंपरागत प्रतिबंधों को तोड़ने लगते हैं। इस प्रकार संस्कृतिकरण निम्न जाति एवं समूह द्वारा किसी उच्च जाति के कर्मकांड, रहन सहन, सामाजिक जीवन पद्धति का अनुकरण करने की निम्न जाति को ऊंचा बनने का प्रयास होता है। तो जब कोई निम्न जाति का लोग किसी उच्च जाति के लोग को देखेंगे कैंपस का जूता फलाने पहने हैं तो हमहू कैंपस के जूते पहनी, तो जब ऐसा सोचते हैं कि हमहू कैंपस के जूते पहनी तो होगा क्या, इसमें कैंपस का जूता पहनने के चक्कर में क्या हो जाएगा, समाज में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, इसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण जो होता है इसी को हम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा देखा जाए कि हाँ फलाने या फिर कोई व्यक्ति जो है वह इस प्रकार का कोई चीज़ किए हुए है तो आप भी वैसा कर लें, अनुकरण कर लें। अनुकरण मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का नकल करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। डॉक्टर विजय मोहन सरकार के अनुसार, डॉक्टर विजय मोहन सरकार कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें अभारतीय, अनार्य, अब्राह्मण, शूद्र, अन्य जातियां और क्या नहीं भारतीयकृत, आर्यकृत या ब्राह्मणकृत होते रहते हैं। मतलब जो अभारतीय होते हैं वह भारतीयकृत बनने का प्रयास करते हैं, जो अनार्य होते हैं वह आर्य बनने का प्रयास करते हैं, जो अब्राह्मण होते हैं वह ब्राह्मण बनने का प्रयास करते हैं, और जो शूद्र होते हैं फिर जो अन्य जातियाँ होती हैं इन्हीं सभी जातियों में यानी भारतीय कि ब्राह्मण या जो उच्च जातियाँ हैं वह बनने का प्रयास करती। तो ये बातें होती हैं संस्कृतिकरण। ठीक, आगे है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण का क्या अभिप्राय होता है? सामाजिक नियंत्रण जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का नियमन करती है कि मनुष्य कौन सा व्यवहार करेगा, कौन सा व्यवहार नहीं करेगा, मनुष्य के लिए कौन सा व्यवहार उचित है, कौन सा अनुचित है, यह सभी कौन देखता है, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के तहत होता है। मनुष्य समाज में कैसा व्यवहार करे यह ही सामाजिक नियंत्रण का केंद्र बिंदु है। व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्श मूल्यों आदि से संबंधित होता है। दूसरे
शब्दों में व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार स्वतंत्र ना होकर के सामाजिक रीति रिवाजों, जीवन मूल्यों तथा आदर्शों से नियमित रूप से होता है। मतलब आप जो सामाजिक नियम है, किसी समाज का कोई नियम है और उस नियम के पालन के करने को हम क्या कहते हैं, सामाजिक करना। एक प्रकार से आप उस नियम का पालन करते तब तो ठीक है। लेकिन आप किसी समाज में कोई कानून है जिसके तहत आप जो मान लेते हैं, समाज में चोरी करना क्या है, एक प्रकार से सामाजिक मापदंडों के खिलाफ है। अगर आप चोरी करते हैं तो आप एक प्रकार से आपको नियंत्रण कैसे किया जाए, आप चोरी ना करें या आप कोई गलत कार्य ना करें, आप सामाजिक मूल्यों को मानें, इसके लिए आपको तमाम प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें यही होती है आपका सामाजिक नियंत्रण, कि समाज के नियमों को आप माने, यही होता है सामाजिक नियंत्रण। आप सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का एक प्रकार से माने, वही होता है आपका सामाजिक नियंत्रण। ठीक, आगबर्न और निमकाप कहते हैं कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक, या किसने कहा, आगबर्न और निमकाप ने कहा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखें। 33 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। सामाजिक नियंत्रण के रूप में बालक के लिए परिवार महत्वपूर्ण साधन होता है। यह बालक की प्रथम पाठशाला होती है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होती है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन होता है, परिवार होता है। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा, बालक की सबसे पहली अध्यापिका कौन होती है, उसकी माता होती है। बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय की अपेक्षा परिवार का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, व्यक्तित्व पर, बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय का अधिक प्रभाव पड़ता है या फिर बालक का, तो किसका पड़ता है, सॉरी परिवार का पड़ता है, अभी विद्यालय का, तो किसका पड़ता है, परिवार का पड़ता है। परिवार में रहते हुए ही व्यक्ति में प्रेम, सहयोग व त्याग आदि गुणों का विकास होता है। ये गुण आगे चल करके व्यक्ति की आदतों व व्यवहारों पर क्या होते हैं, नियंत्रण रखते हैं। जो व्यक्ति इन नियमों व मूल्यों के विपरीत कार्य करता है उसकी समाज निंदा करता है। सामाजिक बहिष्कार ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को उसके व्यवहार व आदतों पर नियंत्रण करके सामाजिक नियमों व मूल्यों के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार परिवार सामाजिक नियंत्रण में प्रभावी साधन होता है। सबसे पहली बात, अगर सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक मापदंड किसी के अंदर देना है तो समाज जो है परिवार अगर उसका सही है तो वह सामाजिक नियमों को मानेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सामाजिक नियंत्रण में जनमत का क्या महत्व होता है। जनमत से तात्पर्य मेरे प्यारे दोस्तों, जनमत से तात्पर्य समाज के लोगों की उस चेतना शक्ति से होता है जो कि बहुमत की समान इच्छा से प्रस्तुत होते हैं। जनमत का मतलब क्या होता है कि ऐसी भीड़ जो एक प्रकार से किसी ऐसे पक्ष में हो। ऐसे आप देखते हैं जब कोई लोग एक प्रकार से धरना वगैरह देते हैं तो उसी को हम जनमत कहते हैं, कि एक मत होकर के सभी लोग क्या करते हैं, धरना दे रहे हैं, तो उसी को जनमत कहा जाता है। ठीक, जनमत सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। समाज में रह करके कोई व्यक्ति वर्ग से संबंधित समाज के विरुद्ध कार्य करने का साहस नहीं करता। जैसे चोरी होगा, डकैती होगा, भ्रष्टाचार हो गया, अपहरण हो गया, को सामाजिक अपराध माना जाता है तथा जनमत सदैव इसके विरोध में रहता है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर देता है तो 4-6 लोग या फिर तमाम पंच परमेश्वर कहते हैं, पंच परमेश्वर 4-6 लोग मिल करके उसका जो है निंदा करते हैं और उसको गाँव से बहिष्कृत करते हैं या तमाम प्रकार की जो है दंड देते हैं, सजा प्रकार की बताई जाती है। ठीक, तो इसी प्रकार करों का बोझ ना बढ़े, महंगाई दैत्य ना बन जाए, इस पर नियंत्रण भी जनमत के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार जनमत सरकार के कार्यों पर भी रोक लगाती है और इस प्रकार से पथ प्रदर्शन भी करती है। आप देखते होंगे कृषि कानून अभी आया था तो उसका विरोध किसने किया था, जनमत ने किया था, बहुत सारे लोगों के समूह ने किया था। तो लोगों का ऐसा समूह जो हो सकता है परस्पर लोगों को ना जानता हो एक दूसरे को, लेकिन वह भीड़ जो एक प्रकार से किसी एक मत को हो कि हाँ भाई ये कानून अगर गलत है तो उसको बदलो, या फिर किसी भी सरकार के भी पक्ष जो है जनमत हो जाता है। समझ सकते हैं ना आप बातों को। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इस पर डिबेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है इस समय, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक हैं। जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी निश्चित कर लीजिए। ओके, सारी बातें समझ में आ रही हैं। वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक प्रकार से लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, सामाजिक नियंत्रण में शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण में शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। तो समाज शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति का न केवल हस्तांतरण ही करता है वरन संस्कृति का परिमार्जन, परिष्करण और चयन भी करता है। आप देखते होंगे शिक्षण संस्था यानी विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो उसका समाजीकरण होता है, यानी सोशलाइजेशन होता है, जिसके तहत उसके अंतर्गत सामाजिक नियम, सामाजिक मापदंड उन सभी को सिखाया था कि बेटा चोरी करना गलत बात है। या आप देखते हैं छोटी छोटी कहानियों में बताया था कि फलाने ने किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो उसको राजा ने दंड दिया। तो इसी प्रकार से बच्चे तब जब जाते हैं कि हाँ चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसे आप सभी को पता होगा कि कोई गलत कार्य है समाज में तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। तो वह गलत कार्य मान लेते हैं कोई,
तो उसको शिक्षण संस्थाएं कुछ बताती हैं, कुछ अपने आपके परिवार वाले बताते हैं, कुछ क्रीड़ा समूह से उसको प्राप्त होता है, कुछ भाई पटीदार या इधर आरी बगल के लोगों के द्वारा प्राप्त होता है। विद्यालय के द्वारा अपने अनेक पाठ्यक्रम सामग्री सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है, जिसमें भाग लेकर के छात्रों में प्रेम, सहयोग, एकता, सहकारिता, न्याय, त्याग आदि गुणों का विकास होता है, जो इसके जो है उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास करते हैं। प्रत्येक बालक विद्यालय में तर्क की कसौटी पर कस करके स्वीकार करना ही सीखता है, जिसमें सत्य असत्य का भेद करना सीख जाता है, और विद्यालय के नेतृत्व व अनुशासन के गुण भी विकसित उसके अंतर्गत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसके क्या होता है, आत्मनियंत्रण के महत्व को समझ करके आगे श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए वह व्यक्ति क्या होता है, साकार हो जाता है और अच्छे तरीके से हमारे सामने आता है। समाजीकरण का डेवलपमेंट जो है विद्यालय से भी अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 36 नंबर, उसको देखें। प्रचार के साधन के रूप में प्रेस अथवा समाचार पत्र का वर्णन कीजिए। आधुनिक युग में प्रेस तथा समाचार पत्र प्रचार के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं। इनकी सहायता से किसी व्यक्ति अथवा समूहों के विचारों को शीघ्रता से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है। प्रेस इस कार्य को बड़े बड़े पोस्टरों, लेखों तथा व्यंग्य चित्रों, विज्ञापनों तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संपन्न कराता है। यह सभी साधन किसी भी विचार को चित्रमय तथा कलात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो है न्यूज़ वगैरह पे, तो अगर आपको प्रचार करवाना किसी चीज़ का, तो चाहे प्रचार के साधन में आप जो है प्रेस ले लें, चाहे समाचार पत्र, तो आप किसी को कहते हैं पत्र में छपवा दिया, या देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पर प्रचार दे देते हैं विभिन्न कंपनी वाले कि हमारे प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बिके, तो प्रचार वो होता है, ठीक। या किसी के घर पे लगा दिया, घर पे भी बहुत ज़्यादा सारे लोग लगा देते हैं कि हाँ बोलो जुबा केसरी, ठीक। आगे देखते हैं, यह जो है बड़े पोस्टरों, लेखों, व्यंग्य चित्रों, विज्ञापनों तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संपन्न करता है। यह सभी साधन किसी भी प्रकार को चित्रमय तथा कलात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं तथा इस इनमें दिए गए सुझावों अप्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। समाचार पत्र केवल वास्तविक घटनाओं को ही प्रकाशित नहीं करते, बल्कि इनमें विभिन्न लोगों के विचारों को भी प्रकाशित किया जाता है। आज अधिकांश लोग समाचार पत्रों के कथन को अधिक प्रमाणित तथा निष्पक्ष समझते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों में दिए गए सुझावों को जनसाधारण शीघ्र रूप से समझ लेते हैं, इसीलिए लोग अपने प्रचार को, अपनी सामग्री को समाचार पत्रों में भेजना चाहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 37 नंबर आ चुका है। सामाजिक नियंत्रण जो होता है धर्म के योगदान, सामाजिक नियंत्रण में धर्म का क्या योगदान होता है। तो हर एक धर्म बताता है कि सामाजिक जो है आदर्शों का पालन करें, सामाजिक नियमों का आप पालन करें, ठीक। सामाजिक नियंत्रण में धर्म एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सत्य है कि धर्म व्यक्ति को शांति प्रदान कराता है, व्यक्ति के मन में आशा का संचार करता है, प्रत्येक व्यक्ति मुसीबत का सामना करने की शक्ति प्रदान कराता है। कौन? धर्म। यही कारण है कि व्यक्ति सामाजिक नियमों को स्वीकार करता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण में धर्म अत्यधिक महत्व स्थान रखता है। आगे देखते हैं समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक प्रतिमानों तथा मानदंडों के सीखने से होता है, ताकि व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य बन सके। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज में अपने कुछ सामाजिक मूल्य, परंपराएं व नियम होते हैं, जिनका पालन समाज के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। इन सभी बातों को जो है व्यक्तित्व में आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। तो मतलब कि नियम को एक प्रकार से ऐसा नियम कि जिससे किसी व्यक्ति का विकास हो सके, व्यक्ति समाज में उठना बैठना, चलना दौड़ना, या इसी प्रकार तमाम प्रकार के नियम कायदे होते हैं समाज के, उसको बच्चा सीखता है। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, वह क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है तो वह पशु की भांति होता है, एक प्रकार से उसका कोई नॉलेज नहीं होता, कुछ नहीं जानता वह। लेकिन धीरे धीरे समाज में रह करके, घर में रह करके धीरे धीरे तमाम प्रकार के चीज़ों का उसके अंतर्गत विकास होता है। इस प्रकार से उसी के अंतर्गत सामाजिक मूल्य, तमाम प्रकार के जो है नैतिक मूल्य, इन सभी का विकास होता है, और इसी विकास की प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 39 नंबर। समाजीकरण में क्रीड़ा समूह की क्या भूमिका निभाते हैं। समाजीकरण में क्रीड़ा समूह क्या भूमिका निभाते हैं। समाजीकरण के दृष्टिकोण से बालक के लिए क्रीड़ा समूह एक महत्वपूर्ण समूह होता है। क्रीड़ा समूह में बालक जो होता है खेल के नियमों का पालन करना सीखता है तथा यहाँ से दूसरों के नियंत्रण में रहना सीखता है, अनुशासन का पालन करना सीखता है। क्रीड़ा समूह होता है खेल का ग्रुप एक प्रकार से, ठीक, के माध्यम से उसके नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। खेल के मैदान की वह पारस्परिक सहयोग हो जाता है कि हाँ ये मेरे टीम में इनका सहयोग करो, प्रतिस्पर्धा है दूसरे टीम का तो उसकी प्रकार से कंपटीशन करें हम, या स्वास्थ्य संघर्ष हो कि हम उससे ज़्यादा जो है स्वस्थ हैं, या इसी प्रकार से तमाम प्रकार की भावनाएं उसके अंदर व्याप्त होती है। क्रीड़ा समूह में भी जो है बालक अपने साथियों की इच्छाओं, विचारों, रुचियों, भावनाओं आदि का आदर करना तथा अपने आप को दूसरे की अपेक्षा एवं इच्छाओं के अनुरूप ढालना भी सीखता है। आगे
आगे चल करके वही बालक कानून तथा व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 40 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यह आ गया 40 वाला। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या आ चुका है, क्या आ गया है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे को समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये क्या है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया। एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत की मतलब कि एक प्रकार से इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो चार्ल्स कूले महोदय ने किया। किसने किया, चार्ल्स कूले। क्या है सिद्धांत समझिए, आत्म विकास संबंधी सिद्धांत को आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कहा जाता है। इनके द्वारा व्यक्ति स्व के बारे में धारणा दूसरे व्यक्तियों की मदद से बनाता है। जैसे कि मान लेते हैं, अब इसको मैं पढ़ दूं उसके बाद मैं आपको समझा दूं। जब तक वह अपने बारे में कोई धारणा नहीं बनाता तब तक वह दूसरों के संपर्क में नहीं आता तथा अपने बारे में उनके विचार नहीं जान पाता कि आखिरकार फलाने का व्यक्ति हमारे मन में क्या सोचता है, मतलब कि हमारे बारे में क्या सोचता है। इस प्रकार जब हमारे मित्र हमको बुद्धिमान या समान, लंबा, छोटा, मोटा, पतला करते हैं, हम उनकी ऐसी धारणा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तथा अपने बारे में वही धारणा बना लेते हैं जो उन्होंने हमारे बारे में हमारे प्रति बनाई है। दूसरी तरफ जिस प्रकार दर्पण शारीरिक स्वयं का बिंब होता है, ठीक उसी प्रकार दूसरों की सोच हमारे सामाजिक स्व का बिंब होती है। स्वयं के बारे में ज्ञान दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया में प्राप्त होता है। दूसरे व्यक्ति हमारा सामाजिक दर्पण है जिसके द्वारा हम अपने विचारों के बारे में मतलब हमारे अपने बारे में विचार बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब समझिए अपनी भाषा में आपके कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा छोटे से कोई जानकार नहीं होता, आप किसी मान लेते हैं कि आप 10 साल के हुए या आप 5 साल के हुए, आपने देखा कि दूसरा बच्चा है तो उसके साथ अगर आप गए तो सोचेंगे वो बच्चा आपको क्या बुलाता है। हाँ, हो सकता है आपको मतलब कि आप दूसरे छोटे बच्चे चिढ़ाते रहते हैं इधर उधर, तो आप मान लेते हो आपको बोलता है छोटा है, पतला है, इसी प्रकार से बोलता है कि तुम बहुत बेकार आदमी हो। या कोई व्यक्ति बार बार किसी व्यक्ति को आप बोले कि बहुत बेकार हो, बहुत बेकार हो, तो क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति ऐसा सोचते सोचते क्या कि हम बेकार हैं, हम बेकार हैं, मतलब कि वो अपने मन में धारणा बनाएगा कि मैं बेकार हूँ। तो ऐसी धारणा बनाएगा तो आखिरकार जिस प्रकार से एक दर्पण यानी शीशा जो होता है मनुष्य के सामने रख लें तो उसका प्रतिबिंब यानी उसका चेहरा दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से जब हम या फिर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है वह जो इस व्यक्ति के बारे में कोई बातें बताता है तो उस व्यक्ति जो बातें बताई गई होती है उस बातों को अपने अंदर आत्मसात करता है और आत्मसात करने के बाद में वो अपने बारे में वैसी धारणा बना लेता है कि मैं वैसा ही व्यक्ति हूँ। ठीक, ध्यान रखेंगे, अगर आप पैदा हुआ और आपको बताया जाए कि आपके माता पिता वो हैं और कि असली माता पिता को हटा दिया जाए तो आप क्या सीधे सीधे सीखेंगे कि हाँ मेरे माता पिता ये होते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका क्या, यही होता है जो है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। अगला प्रश्न 41 नंबर मीड का सिद्धांत, इसको सभी समझिए। मीड के जो है आत्मवादी सिद्धांत, मीड का सिद्धांत क्या, आत्मवादी सिद्धांत। तो आत्मवादी सिद्धांत किसका है, मीड का है। ठीक, मीड का है। मीड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय आपसे पूछेगा कि आत्मवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक, उनके द्वारा बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है। नवजात शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति माता करती है जिससे बच्चा उसके ऊपर निर्भर हो जाता है और वह भावात्मक स्तर पर माता के साथ साथ स्वयं का तादात्म्यकरण कर लेता है। ठीक, किंतु कालांतर में बच्चा जो होता है स्वयं माता से अलग हो जाता है और समझने लगता है कि हाँ मैं माता से अलग हूँ, जिससे वह जो है स्वयं को तथा माता को एक नई सामाजिक व्यवस्था, दो व्यक्ति, दो भूमिका, दो व्यवस्था में समाहित कर लेता है। इस व्यवस्था में माता की भूमिका श्रेष्ठ तथा बच्चे की जो है अधीनस्थ मानी जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका कि किसी व्यक्ति मान लेते हैं माता के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। इसी प्रकार से तो ये होगा क्या, आत्मवादी सिद्धांत। एक प्रकार से आत्मा का संबंध होता है कि माता और जो है उसके बच्चे के बीच में धीरे धीरे पहले जो बच्चा होता है छोटा बच्चा तो माता के पास अपने हमेशा सोता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है वो अपने आप को अलग समझने लगता है। तो ये भी जो है ये बातें आत्मवादी सिद्धांत के अंतर्गत मीड महोदय ने बताई है सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत कि सामाजिकरण ऐसे ही होता है। अगले हैं आपके दुर्खीम महोदय। दुर्खीम महोदय का कौन सा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत तो इनका इमाइल दुर्खीम का, आप ध्यान रखेंगे आत्महत्या का सिद्धांत एग्जाम से पूछेगा। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, दुर्खीम महोदय ने दिया है। दुर्खीम के अगला सिद्धांत कौन सा इनका, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्या, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खीम महोदय का, इसको भी ध्यान रखेंगे।
तो दुर्कीम के सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये वर्णन देखें, इनके समाजीकरण संबंधी विचार इनकी कृति में जो है स्पष्ट हैं। दुर्कीम ने समाजीकरण संबंधी अपने विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंधों को लेकर के किया है। तो समाज और जो है लोगों के बीच में क्या संबंध है, इनके बारे में बताया है। और दुर्कीम ने बताया कि जो समाज होता है यह सर्वोपरि होता है। तो आपसे पूछेगा कि दुर्कीम के अनुसार समाज ऊंचा है कि व्यक्ति, तो कौन ऊंचा है, समाज ऊंचा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। व्यक्ति कौन है, व्यक्ति का गौण पात्र माना गया है। ध्यान रखेंगे इतनी बातें। सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता सकते हैं कि हाँ सर वीडियो समझ में आ रही है। दुर्कीम के विचार पूर्णतः सामाजिक हैं, अतः उन्होंने व्यक्ति को विशिष्ट महत्व प्रदान करके समाज को सब कुछ माना है। ठीक, इसके अनुसार समाज व्यक्तियों से बड़ा होता है, समाज व्यक्तियों से बड़ा होता है। समाज द्वारा, किसने कहा समाज व्यक्तियों से बड़ा होता है, दुर्कीम महोदय ने कहा। ठीक, ध्यान रखेंगे। समाज द्वारा व्यक्ति निश्चित मूल्य, विश्वास, आदर्श और व्यवहार के प्रतिमानों द्वारा नियंत्रित होता है। यद्यपि व्यक्ति जो होता है समाज को भले ही निर्माता होता है, भले ही व्यक्ति के सफल प्रयासों के द्वारा समाज का निर्माण हुआ हो, फिर भी जन्म के समय जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस व्यक्ति को जो ये सब चीज़ें समाज जो होता है विरासत में प्राप्त होता है। मतलब कि आपके समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो समाज के द्वारा ही डेवलप होती है। अगर आप पैदा हो और आपको तुरंत जंगल में फेंक दिया जाए तो आपका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, आपके स्व का विकास नहीं हो पाएगा, आपके अहम क्या, आपके ईड ईगो सुपर ईगो जो फ्रायड का सिद्धांत है वह उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत आपका 43 नंबर वाला आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न आ चुका है। फ्रायड का श्रेष्ठ अहम सिद्धांत को बताइए। श्रेष्ठ अहम का सिद्धांत किसका है, फ्रायड महोदय का है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपके इस एग्जाम से मैं ऑब्जेक्टिव वालों से पूछेगा। तो फ्रायड ने समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या ईड, अहम और पराअहम पूछेगा एग्जाम से में आपसे कि ईड, अहम और पराअहम जो है या एक प्रकार से किसने कहा, किसका शब्द है या किसने दिया, किस सिद्धांत में। तो श्रेष्ठ अहम के सिद्धांत में बताएगा। किसने दिया सिद्धांत, फ्रायड ने दिया है। तो जो मन की तीन अवस्थाएं हैं, मन की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ईड है पहला, दूसरा अहम और तीसरा पराअहम। ठीक, ध्यान रखेंगे। ईड जो होता है व्यक्ति की प्रमुख प्रेरणाओं से संबंधित होता है, यानी कि मोटिवेशन जो होता है वह ईड होता है। ठीक, हमारी इच्छाएं ईड के द्वारा प्रेरित होती हैं। जो ईड जो है यानी कि जो मोटिवेशन होता है उससे हमारी इच्छाएं आती हैं मोटिवेशन के माध्यम से। अहम जो होता है वास्तविकता है, अर्थात समाज ने व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए क्या नया बना, मतलब कि क्या नियम बनाए हैं। अर्थात जो मनुष्य की इच्छा मानते हैं, आपकी आम खाने की इच्छा है तो समाज का क्या नियम है कि आम कैसे खाया जाए। तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यह होता है आपका अहम। ठीक है, ये क्या होता है, अहम, कि हाँ आपकी इच्छा की पूर्ति कैसे की जाए या समाज के ने उसके लिए क्या नियम बनाया है, वह होता है आपका अहम। ध्यान रखेंगे। इसका ज्ञान हमें अहम कराता है। ठीक, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अहम करवाता है हमको ज्ञान। पराअहम, इसके अगला समझते हैं पराअहम क्या होता है। पराअहम व्यक्ति की चेतना तथा या अथवा अंतरात्मा, चेतना हो या चाहे अंतरात्मा हो, है जो कि निश्चय करती है कि व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए। अमुक माने कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यह कौन निर्धारित करवाता है, यह पराअहम जो होता है या बताता है। यानी आत्मा जो होती है, जैसे आत्मा कह लीजिए, उसको मन कह लीजिए। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो पराअहम क्या होता है, जो यह बताता है व्यक्ति को कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अहम क्या होता है आपका कि जो है कौन से कार्य अवेलेबल हैं समाज में, उसको हम अहम कहते हैं। और जबकि जो है इच्छाएं जो है आपकी, उसी इच्छाओं को जो है मतलब मोटिवेशन जो होता है उसको हम, यानी कि प्रेरणा जो होते हैं, प्रेरणाओं से संबंधित होता है आपकी ईड। और ईड का मतलब होता है इच्छाओं से, इच्छाओं के द्वारा जो है प्रेरित होती है। ईड के द्वारा हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि कौन सी इच्छा हमारी होगी। अगला प्रश्न 44 नंबर आज के वीडियो का। समाजीकरण में जनसंचार साधनों की क्या भूमिका होती है। समाजीकरण में जनसंचार के साधनों की क्या भूमिका होती है, चलिए बताने का प्रयास करें फटाफट से। वर्तमान समय में बालकों के किसी प्रकार के विकास में पत्र पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो आदि जनसंचार के साधनों का विशेष योगदान होता है। ये बालकों के समाजीकरण में भी बहुत सहायक होते हैं। इनके द्वारा बालक विशेष समाज की विशिष्ट भाषा, खान पान हो गया, रहन सहन हो गई, तमाम प्रकार की विधियाँ हो गई, विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने की विधियाँ हो गई, इन सभी को सीखते हैं। आज जो है इन साधनों से बुराइयों के प्रति जो विद्रोह दिखाया जा रहा है, उससे तो समाजीकरण को उचित दिशा प्राप्त हो ही रही
रही है। साथ ही साथ लेकिन जो है सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जो विद्रोह प्रसारित किया जा रहा है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है। अतः आवश्यक है कि जनसंचार के साधन के जन कल्याणकारी कार्यक्रम ही प्रकाशित करें, ताकि जो है समाज पर, जैसे जो मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं तमाम प्रकार के, आप देखते होंगे जो वेब सीरीज होते हैं उसमें बहुत सारी गाली वगैरह दी होती है, तो कहीं ना कहीं पे जो गाली वगैरह समाज पर उसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है और ऐसी चीज़ों से समाज सीखता है। ध्यान रखेंगे बातें, ठीक। तो ऐसे कार्यक्रम जो कि समाज पर अच्छा प्रभाव डाले वही कार्यक्रम एक प्रकार से चलवाना चाहिए। जनसंचार संचार मतलब क्या, टेलीविज़न पर जो आपका सीरियल्स वगैरह आते हैं वही सारी चीज़ें होती हैं। साधन जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रसारित करें ताकि समाज में अच्छी चीज़ें जो है आ सकें। इसी स्थिति में जनसंचार के साधन बालकों के समाजीकरण में जो है एक प्रकार से सहायक होते हैं। आप टीवी में देखते होंगे तमाम प्रकार की चीज़ें आप सीखे होंगे वहाँ से, ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य क्या होते हैं। राज्य का क्या मतलब होता है, तो राज्य एक समाज का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। कई समुदाय मिलकर के राज्य की स्थापना करते हैं। राज्य समुदायों का एक क्या होता है, सुव्यवस्थित और सुसंगठित समूह होता है जो कि एक निश्चित भूभाग पर स्थित रहता है। इस भूभाग को प्रदेश कहा जाता है, जिसमें एक सत्ता होती है यानी एक सरकार होती है, उसे ही हम राज्य कहते हैं। एक सरकार होती है, एक सरकार के अंतर्गत क्या होता है, आपकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका होती है। ध्यान रखेंगे। तो ये सब एक राज्य को चलाने की तमाम सारी विधियाँ होती हैं। राज्य कई प्रकार के हो सकते हैं, गणतंत्र राज्य जो है एक प्रकार से, निरंकुश राज्य या तानाशाही राज्य, इसी प्रकार से जो है आप बोल सकते हैं लोकतंत्र भी हो सकता है राज्य। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो इतने सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए। अगर सारी बातें आपके समझ में आ चुकी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।